Hello, welcome to my channel Bihar Sigil by Rajiv. Today I am gonna teach you about Gupta Empire, गुप्त साम्राज्य। मैं इतना ही अंग्रेजी बोल पाता हूँ तो लेट्स बी कंफर्टेबल। लेट्स गेट स्टार्टेड। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, जिसको द गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसके संस्थापक और विस्तार के बारे में कुछ जानकारी देखिए। संस्थापक जो थे श्री गुप्त थे। इन्होंने 240 ईस्वी में स्थापना करी और 280 ईस्वी तक ये शासन में रहे। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जो 280 के बाद इनके पुत्र थे एक घटोत्कच, जिन्होंने 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए, जो इन्हें महान साम्राज्य के रूप में विस्तार किया। 320 से 335 ईस्वी तक ये शासन में रहे। उसके बाद समुद्रगुप्त साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इनके समय पर यह जो गुप्त वंश था ये चरम पे था। इनके दरबार में नवरत्न भी रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास हो गए, बेताल भट्ट हो गए, शंकु हो गए इत्यादि। अभी आगे देखेंगे इनके बारे में। इनको गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्योंकि गुप्त काल को जो है शास्त्रीय युग, शास्त्रीय साहित्य कला और गणित, विज्ञान, खगोल शास्त्र, स्थापत्य कला जैसे अजंता हो गया, दशावतार मंदिर हो गया, बहुत सारे सरकमस्टांसेस थे जिनके कारण इनको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए। कला और संस्कृति, जिस युग में मंदिर, वास्तुकला, दशावतार मंदिर, अजंता की गुफाएं, चित्रकला और संस्कृत का विकास हुआ था। अर्थव्यवस्था में सोने, दिनार और चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में जारी किए थे, जो आर्थिक समृद्धि के प्रतीक थे। राजधानी जो थी इनकी, आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनका पतन क्यों हुआ था? 5वीं शताब्दी के अंत में हुनों के आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण साम्राज्य का पतन हुआ था। गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति सहिष्णु थे। आगे देखिए। द गुप्ता डायनेस्टी, अ टाइमलाइन ऑफ रूलर्स। इनका देख लीजिए टाइमलाइन क्या है। जैसे श्रीगुप्त जो है, श्रीगुप्त 240 से 280 तक रहे, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। और उसके बाद 280 से 319 ईस्वी तक रहे इनके पुत्र, जिनका नाम घटोत्कच है। ये श्रीगुप्त के पुत्र हुए। देन आफ्टर ये 319 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम, फर्स्ट मेजर रूलर, टाइटल इन्होंने रखा था, लिया था महाराजा धीराज का। उसके बाद आगे बढ़िए 335 से 375 या 380 कहीं कहीं देता है। तो समुद्रगुप्त जो थे ग्रेट कॉन्क्वर, एक्सपेंडेड द एम्पायर को एक्सपेंड किया था इन्होंने। उसके बाद 380 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय थ्रोन पर बैठे थे। इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय में ये जो रेन थी इनकी पीक पे थी, पीक पावर, सो कल्चर, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। और उसके बाद जो है 415 से 455 तक कुमार गुप्त, इनका मेजर रोल क्या रहा? फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना इन्होंने 427 ईस्वी के करीब में किया था, जो बिहार के नालंदा ज़िले में राजगीर शहर के पास है। और 455 के बाद 467 तक ये जो है स्कंदगुप्त रहे, थ्रोन पर बैठे। इनके समय में हुन का आक्रमण हुआ था काफ़ी। और अंतिम जो हो गए इनके शासक, वो विष्णुगुप्त हुए, वन ऑफ द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड रूलर। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे ये गुप्ता एम्पायर के बारे में, इनका उदय 3री शताब्दी के अंत में उत्तर प्रदेश, बिहार, कौशाम्बी, मेनली कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः वे कुषाणों के सामंत थे। सामंत का अर्थ क्या होता है? सामंत का अर्थ होता है कि
किसी भी राजा के अधीन होके उस टाइम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि गुप्त कुषाणों के संबंध थे, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रारंभिक शासन जो विशेष करके श्रीगुप्त और श्रीगुप्त और घटोत्कच कुषाण साम्राज्य के अधीनता स्वीकार करते थे और उनके छोटे शासक के रूप में उन्होंने शासन किया था। उसके बाद उस टाइम तक वो स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वतंत्र होकर गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। आगे श्रीगुप्त का टाइम पीरियड 240 से 280, उत्तराधिकारी घटोत्कच बता दिया मैंने। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी या 319 ईस्वी कह सकते हैं, सत्तारूढ़ हुआ था। ये महान सम्राट थे जिन्होंने लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी प्रिंसेस कुमारी देवी से इन्होंने विवाह किया था। कुमारी देवी के से विवाह कर महाराजा धीराज का टाइटल इन्होंने अपनाया था। गुप्त संवत भी इन्होंने चलाया था 319 से 320 ईस्वी। गुप्त संवत की शुरुआत इन्होंने ही कर दी। आगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देख लेते हैं। 319 से 335 ईस्वी। देखिए एक कॉइन है, इनके ऊपर चंद्रगुप्त प्रथम और इनकी वाइफ प्रिंसेस कुमारी देवी का लोगो अंकित है। इनके नाम से इन्होंने सिक्का चलवाया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखिए, गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। शासनकाल जानते ही हैं। 320 के आसपास गद्दी पर बैठकर लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ाई थी। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और 319-20 में उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। उन्हें गुप्त समाज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों श्रीगुप्त और घटोत्कच की तुलना में एक बड़ा और स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में देख लीजिए। इन्होंने 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और थ्रोन पर बैठा। 380 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड चला था। इनके बारे में देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। इन्होंने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक, इन्हें ये भी कहा जाता है अश्वमेधकर्ता, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करवाया था इन्होंने। अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उनके सिक्कों पर उन्हें बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। उनके सिक्कों पर आप देखेंगे तो बीना वादन करते हुए सिक्का दिखाई देगा। इसी से अनुमान लगाया गया था कि वो संगीत प्रेमी थे। और इनका राजदरबारी कवि जो था हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया जी में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजा था। अभी नोट में देखिए कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। परम भागवत की टाइटल इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब ये देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड जो है 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 380 से 415 ईस्वी में थ्रोन पर बैठे थे, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे ये। इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने शकों पर जीत के बाद चांदी के सिक्के चलाए।
इसका जिक्र जो है दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में है। ये लौह स्तंभ ऐसा उस जमाने का टेक्नोलॉजी था, देखिए कि कोई जंग नहीं लग पाता था इसमें। अभी भी दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में इनकी चर्चा है कि चांदी सिक्के चलाए थे। शासनकार उपाधि समुद्रगुप्त के बाद 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो 57 ईस्वी पूर्व के उज्जैन के शासक की याद दिलाती है। चीनी यात्री, इनके काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने यात्रा करी 399 से 414 ईस्वी के बीच। शकों पर विजय व सिक्के, भारतीय पश्चिमी भारत में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विशेष रूप से चांदी के सिक्के चलवाए थे। उनके दरबार में नवरत्न कालिदास अग्रगण्य थे, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपक, बराहमिहिर और वररुचि जैसे 9 विद्वान थे। इनकी चर्चा आगे हम करेंगे। शिक्षा और कला, उनके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी 2 जो थे प्रमुख विद्या के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखिए, इन्होंने अपने भाई रामगुप्त तथा शक आक्रांताओं को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी। उन्होंने अपने भाई की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया था। क्या हुआ था कि शक आक्रमण करने के बाद रामगुप्त हार गए थे और इन्होंने अपनी वाइफ को शक को सौंप दिया था। इन्होंने अपने भाई को रामगुप्त ने अपनी वाइफ को शकों को सौंप दिया था। ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत बुरा लगा, तो इन्होंने रामगुप्त को युद्ध करके हराया और ध्रुवा देवी की वाइफ जो थी उनसे शादी किया। उन्होंने अपने पुत्र प्रभावती गुप्ता का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्री हुई ध्रुवी देवी के साथ, तो प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से करके वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपना शासन मजबूत किया। वे शक पर विजय के बाद रजत सिक्के प्रचलन में लाने के वाले पहले गुप्त शासक थे। इसका उल्लेख दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में मिलता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यही है लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली के। उसमें आप कभी देखने जाएंगे तो मिलेगा, इसमें जंग रोधी है, जंग नहीं लगता। महरौली लौह स्तंभ का मूल स्थान विदिशा मध्य प्रदेश में था। पहले महरौली लौह स्तंभ जो था पहले विदिशा के मध्य प्रदेश में था, बाद में इसको दिल्ली ले जाएगा। शकों को मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए गुप्ता एम्पायर का नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय में जो नवरत्न थे उनका नाम कालिदास, प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। धन्वंतरी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सक थे। उसके बाद अमर सिंह संस्कृत शब्दकोश अमरकोश के रचयिता और कवि थे। अमरकोश जो था अमर सिंह ने संस्कृत भाषा में लिखा था, इनकी रचना की थी। और वराहमिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। वराहमिहिर जो थे इन्होंने न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम था उनकी पहले ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि ऐसा धरती के कुछ गुण है, बल है, उसके खिंचाव के कारण होता है। तो इसकी चर्चा भी हम आगे देखेंगे। वररुचि जो है प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान व्याकरणज्ञ थे और शंकु वास्तुकार और शिल्पकार थे। बेताल भट्ट जो है जादू विद्या और नीति शास्त्र के ज्ञाता, नीति प्रदीप की रचना की थी उन्होंने। शपनक ज्योतिष विद्या के जानकार बौद्ध सन्यासी थे। और घटकरपक काव्य रचना में निपुण, घटकरपक काव्य की रचना की थी इन्होंने। आगे देखिए कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में देखिए। इनका रचना 3 नाटक है और 2 महाकाव्य और गीत काव्य या खंड काव्य 2 है।
अभिज्ञान शकुंतलम नाटक यह कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, इसमें वर्णन मिलता है। मालविकाग्निमित्रम जो है राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। इनके दोनों के नाम के संयुक्त से बना है ये मालविकाग्निमित्रम। और विक्रम उर्वशी है, राजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। महाकाव्य देखिए रघुवंशम, इसमें रघु वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है। कुमार संभवम, इसमें शिव भगवान और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जो थे उनकी जन्म की कथा है कुमार संभवम में। और खंड काव्य गीत काव्य देखिए मेघदूतम, यह एक यक्ष द्वारा मेघ के माध्यम से अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने की विरह प्रधान रचना है। और ऋतु संहारम, इसमें 6 ऋतुओं की प्राकृतिक वर्णन है। इसी तरह कुछ और पुस्तकें हैं शूद्रक द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिकम और लघु मृत्तिका कला। मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा है। अन्य लेखक उनकी रचना भी देख लीजिए। अमर सिंह, अभी बताया मैंने, अमर सिंह ने अमरकोश की रचना संस्कृत भाषा में करी थी, संस्कृत शब्दकोश था बेसिकली। और बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र की रचना किया। बेताल भट्ट ने नीति प्रदीपा लिखा और वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतक लिखा। नेक्स्ट देखिए कुमारगुप्त, नेक्स्ट रूलर कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी का टाइम पीरियड है। चंद्र द्वितीय का उत्तराधिकारी थे ये। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। नालंदा विश्वविद्यालय 427 ईस्वी लगभग में नालंदा में किया गया था। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक शासक रहे। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है उनका पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने हुनो इंडो हेप्थैली आक्रमणकारियों के भयंकर हमलों से साम्राज्य की रचना की। उन्होंने अपने पिता कुमारगुप्त के शासनकाल में उत्पन्न हुए पुष्यमित्रों के विद्रोह को भी सफलतापूर्वक दबाया। उनके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख गिरनार के अनुसार सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण उनके सूबेदार पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालिका ने करवाया था। ये थोड़ा डीप में याद कर लीजिएगा, चक्रपालिका ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए देखिए प्रशासन का पिरामिड कैसा था। पिरामिड बोले तो एक मिनट, गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी उसको देश बोलते थे, देश। और इसके शासक जो थे वो गोपना कहलाते थे। क्या? गोपना। उसके बाद दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। भुक्ति या प्रांत, प्रांत या भुक्ति थी जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। उसके बाद जो थी भुक्ति के नीचे जो था विषय या जिला नामक प्रादेशिक इकाई होता था, जिसके प्रमुख कहलाते थे विषयपति। ठीक है। सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, इसके मुखिया ग्रामिक और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। और ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था, पेट। पुलिस विभाग साधारण कर्मचारी को चाट बाट एवं मुख्य अधिकारी को दंडपाशी कहते थे। भूमि बिक्री अधिकारी जो था कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रलेख में इसका उल्लेख मिलता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रलिप्त में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है, मैंने बता दिया। आगे देखिए
अर्थव्यवस्था और भूमि वर्गीकरण। भू राजस्व कैसा था? भू राजस्व जो था कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम को विष्टि राज्य की आय का स्रोत माना जाता था। विष्टि जो था राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला एक कर भी माना जाता था। उसके बाद सिंचाई कैसी होती थी? सिंचाई रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करके सिंचाई किया जाता था। व्यापार, व्यापार कैसा था? श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्षेत्र किसको कहते थे? क्षेत्र कहते थे कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। उसके बाद वास्तु क्या था? तो वास्तु जो था वास करने योग्य भूमि था। वास्तु क्या था? वास करने योग्य भूमि था। चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह कहते थे। सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सील कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सील कहा जाता था। अपरहत, अपरहत कैसी थी? जंगली भूमि जो उपजाऊ नहीं थी, जंगली भूमि थी, उसको अपरहत कहा जाता था। आगे देखिए, व्यापार और मुद्रा। स्वर्ण मुद्राएं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अभिलेखों में इन्हें दिनार कहा गया। रौप्य मुद्राएं, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। शकों को हराने के बाद गुजरात में स्थानीय लेन देन हेतु जारी किया गया था। व्यापारिक केंद्र जो था गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और संपत्ति का प्रवाह, गुप्त राजाओं ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त राजा जो थे मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा। मुद्रा के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी की थी वो गुप्ता डायनेस्टी में हुआ था, जिसको दिनार कहा जाता था। अब मैं आपको 2-4 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये बहुत सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि अगर एग्ज़ाम में पूछे हु इज़ द इंट्रोड्यूस फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन इंडिया, फर्स्ट गोल्ड कॉइन, या पूछे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन, या लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन। मतलब सोने के सिक्के प्रथम बार किसने इंट्रोड्यूस किए? प्योरेस्ट फॉर्म, शुद्ध सोने के सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए? और लार्जेस्ट होर्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब सोने के सबसे बड़े भंडार जारी करने वाले कौन से डायनेस्टी के रूलर रहे? तो इन सभी का आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण, कुषाण में भी प्योरेस्ट फॉर्म कनिष्क, ये याद रखेंगे। फर्स्ट थिंग हो गया। अब सेकेंड थिंग में देखिए कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस करे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी। इसमें कोई रूलर का नाम नहीं पूछेगा, आपको गुप्ता डायनेस्टी आंसर करना है। तीसरा चीज़ है कि आप याद रखेंगे हु इज इंट्रोड्यूस फर्स्ट कॉइन इन इंडिया, फर्स्ट कॉइन इन इंडिया। भारत में सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए? तो इसका आंसर आप करेंगे इंडो ग्रीक। नोटेड, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें।
आगे बढ़ते हैं। समाज, न्याय और स्मृति, ये कैसी थी? कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, कायस्थ जो है इसका सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, और जाति के रूप में सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। जनजातीय जीवन कैसी थी? विंध्य जंगल की सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। और सती प्रथा का वर्णन कहाँ से मिलता है? इसका प्रथम प्रमाण जो है 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। सेनापति भोजराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। और नगर जीवन और विधि कैसा था? नगर जीवन जैसे वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहते थे, और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। इसी काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना की गई थी। किस काल में? तो गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, मंदिर निर्माण और निर्माण कला और जन्म। मंदिर निर्माण कला का जन्म क्या है? कि गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ। वैष्णव धर्म राजधर्म था, जिसका चिन्ह गुप्त काल में गरुड़ था। मंदिर देखिए, विष्णु मंदिर जो है तिगवा है जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश, तिगवा स्थान पर विष्णु मंदिर बनाया गया था। शिव मंदिर का निर्माण भुमरा, नागौद मध्य प्रदेश, और खोह, नागौद मध्य प्रदेश में शिव मंदिर, दोनों जगह शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। पार्वती मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? नैना कुठार के मध्य प्रदेश के नैना कुठार में पार्वती मंदिर का बनाया गया था। और दशावतार मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित है। दशावतार मंदिर कैसा है? ईंटों द्वारा निर्मित, बेतवा नदी के तट पर है, और ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। वैष्णव धर्म का सर्वश्रेष्ठ अवशेष मिलता है इसमें। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये भी ईंटों द्वारा निर्मित है, ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। आगे देखिए, चित्रकला, अजंता और बाकी गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, इसमें कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 से बाकी बंद हो गए या ढह गए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बंद हो गए। गुफा 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। 16 और 17 ही गुप्तकालीन, जिसमें 16 में जो है वर्णासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, और 17 में क्या है? बुद्ध के जन्म, जीवन, महान विश्वकर्मा एवं महापरिनिर्वाण के चित्र इसमें देखे गए, पाए गए। धर्म, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ये जो अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के जलगांव जिला में। एक बार गूगल करेंगे। अजंता केव्स इन विच डिस्ट्रिक्ट? सॉरी, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहीं पे एलोरा का गुफा भी है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, सही बताया मैंने। उसके बाद बाघ की गुफाएं धार जिला मध्य प्रदेश में बाघ नामक जगह पे है। इसका निर्माण बिंद पर्वत को काटकर बनाई गई थी। बाघ की गुफा कैसे बनाई गई थी? बिंद पर्वत को काटकर बनाई गई थी। नेक्स्ट, विज्ञान और खगोल शास्त्र का शिखर। विज्ञान में देखिए, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने सूर्य एवं चंद्रग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र शास्त्र वैज्ञानिक थे, जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। और सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण के वास्तविक कारण बताए, पहली घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
और आर्यभट्टम सूर्य सिद्धांत नामक इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। आगे बराहमिहिर देखिए, बराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और लघु जातक की रचना की थी इन्होंने। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, भौतिक भूगोल पर इन्होंने चर्चा की है। इसके बाद ब्रह्मगुप्त, ये क्या थे? ब्रह्मगुप्त महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने न्यूटन से पूर्व ही कल्पना कर ली। शायद मैंने शुरू में गलत बता दिया था न्यूटन वाली बात, ब्राह्मण नहीं ब्रह्मगुप्त होगा, ब्रह्मगुप्त को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। इन्होंने खोज में बताया कि न्यूटन से पूर्व ही कल्पना कर ली कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और गुप्त काल में ही पालकार्म ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद नामक ये पशु चिकित्सा पर आधारित ये ग्रंथ लिखा था। ठीक है। और नवीनतम नुस्खे, सूत्र और उपचार विधि नवनीतकम नामक रचना गुप्त काल में ही की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य और ज्ञान का महासागर संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। पुराणों की वर्तमान रूप में इसकी रचना की गई थी। विष्णु शर्मा इनकी कीर्ति पंचतंत्र थी, संसार का सर्वाधिक प्रचलित बाइबल के बाद दूसरा। इसमें 5 भाग हैं: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षाकारित्व। कालिदास की रचना के बारे में देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, पहली भारतीय रचना जिसका 1789 ईस्वी में रूपी भाषा में अनुवाद हुआ। शूद्रक, मृषकटिकम, ये सब मैंने बता रखा है। विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम, ये रामगुप्त और चंद्रगुप्त की कथा है, जिसमें चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की हत्या कर उनकी विधवा ध्रुव देवी से शादी किया था। ठीक है। भास की कीर्ति, इसी काल में 13 नाटक लिखे गए थे भास के। नेक्स्ट देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकला? गुप्त साम्राज्य का इतिहास का स्वर्णिम क्यों बोला गया? इसके कई कारण हैं। पहला, राजनीतिक एकीकरण एवं विकेंद्रीकरण, सशक्त प्रशासन, मंदिर वास्तुकला। देखिए इसमें कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, इसीलिए इसको स्वर्णिम, ऐसे ही इसलिए इसको स्वर्णिम कहा जाता है। मंदिर वास्तुकला जैसे दशावतार, चित्रकला, अजंता का जन्म हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे खगोल शास्त्र ने अपनी थ्योरी दी। संस्कृत साहित्य का वैश्विक चरमोत्कर्ष, कालिदास पंचतंत्र साहित्य भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, मंदिर वास्तुकला भी है, राजनीतिक एकीकरण भी है। इसी कारण इनको गुप्त साम्राज्य को स्वर्णिम कहा गया है। विरोधाभास माना तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण नकारात्मक विशेषता थी। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुप्ता पीरियड, अगले सेशन में मैं गुप्ता पीरियड से जितने भी MCQ बन सकते हैं, गुप्ता पीरियड से जितने भी MCQ पूछे गए हैं आज तक एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं, उस पर मैं वीडियो लाऊंगा MCQ के फॉर्म में। तो कमेंट में बताइए कैसा लगा ये सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, सेशन डिसमिस्ड।